बजट पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी। सत्ता पक्ष ने कहा ये बजट रोजगार से जुड़ा, वहीं विपक्ष ने बजट को बताया झूठ का पुलिंदा। हजारीबाग में जल छाजन को लेकर चलाया गया कार्यक्रम। 53 तालाबों का कराया गया निर्माण, हजारों एकड़ में बनाया गया टीसीबी। गिरिडीह में राशन डीलर पर लगा अवैध वसूली का आरोप, मामले में जिला प्रशासन ने किया संज्ञान। बीडीओ मधु कुमारी ने मामले में की जांच। जमशेदपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं झारखंड की खबरों के साथ। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। इस बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया गया, ना ही पुराने कर में वृद्धि की गई। इसके साथ ही मजदूरों और किसानों पर भी बजट में फोकस किया गया। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने बजट को राज्यहित में बताते हुए जानकारियां भी साझा की। ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही है और जिसका परिणाम भी दूरगामी होगा। विगत 20 वर्षों में इस राज्य के लिए जो भी नीति निर्धारण हुए, मुझे लगता है कि वो सभी तत्कालिक लाभ के लिए रहा। इसलिए हम लोगों ने इस बार आउटकम बजट का भी प्रोविजन रखा। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री ने हेमंत सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में रामेश्वर उरांव ने सदन के अंदर बजट में लाई गई बातों को पढ़कर सुनाया। राज्य सरकार की ओर से बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए और आम लोगों के लिए बजट कैसा है, तमाम मुद्दों पर हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से खास बातचीत की। देखिए आप। की सरकार ने दूसरा बजट पेश किया है। हमारे साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं। रामेश्वर जी, कितना का बजट है और क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं कि आम जनता को राहत मिले कोरोना के बाद? 91,277 करोड़ रुपए का प्रावधान 2021-22 के बजट वित्तीय वर्ष में हम लोग कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा फोकस हमारा सोशल सेक्टर में है, पेंशन आदि में है, स्कूल में है, स्कूली शिक्षा वगैरह में है, और साथ साथ इनकम जनरेशन पर भी है। आय लोगों की कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी हमारा फोकस। आप उसको बजट को पढ़िए, एक एक उसका हेडिंग पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़िए, आपको पता होगा कि इनकम जनरेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया। अच्छा, पिछले बार के बजट की जो राशि थी उससे भी राशि बढ़ा दी गई है, जबकि आने का क्या सोर्स है, इसको कैसे क्लियर किए हैं? एकदम क्लियर किए हुए हैं, आप पढ़िए कहाँ कहाँ से ला रहे हैं हम। अभी डिटेल में आपको जानने की जरूरत, आप बताइए। नहीं, हमको देखिए, हमारा देखिए एक उदाहरण देंगे। 2 तरह से टैक्स बढ़ता है, ये रेवेन्यू बढ़ता है। एक तो है कि टैक्स का रेट बढ़ा दीजिए, पैसा ज़्यादा आ जाएगा। दूसरा है टैक्स बेस को, टैक्स का आधार को बढ़ा दीजिए तो इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगा। उदाहरण में देंगे हम, जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, उससे मैक्सिमम हम 2500 रुपये लेते हैं। अगर बेस को बढ़ा देंगे, नेट को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। इस बार हम वही कर रहे हैं कि जीएसटी देते हैं, उनसे भी 2500 रुपया साल में ले रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसी तरह से या तो नेट को बढ़ा दीजिए या टैक्स को बढ़ा दीजिए, रेट को बढ़ा दीजिए। रेट और नेट, 2 चीज़ में से किसी एक को बढ़ाइए, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा, कि पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार की तरफ से कोई उम्मीद राहत नहीं दी गई है? हमने कहा ना, इसको तो कई बार हम बोल चुके हैं कि भैया पहले उसको बोलो, केंद्र सरकार को, वही सब खेल करा रहा। हम कहाँ कुछ किए हैं, हम तो किए नहीं हैं। वहीं से क्रूड ऑयल मिल रहा है 32 रुपये, कि ले रहे हैं 100 रुपये से पार करा दिए हैं।
तो पहले वो अपना तय कर ले कि वो कितना राहत देंगे, हम जरूर फॉलो करेंगे उनको। तो हमारे साथ वित्त मंत्री झारखंड सरकार के रामेश्वर उरांव जी थे, जो ये कह रहे हैं कि बजट जो है आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही कोरोना का प्रभाव जिस तरह से आम जीवन पर पड़ा था, तो बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि इस तरह के आपदा से भी निपटा जा सके। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, वीआईपी न्यूज। वित्त मंत्री ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया। राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में 91,270 करोड़ का बजट था और बजट के पेश होते ही सूबे में पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के नेता इस बजट को किसान, युवा, ग्रामीण और रोजगार से जुड़ा हुआ बजट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी ने बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। प्रतिक्रियाओं का दौर, बजट पर रांची की ये तस्वीर। आम गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ बड़े निर्णय आएंगे, बड़ा फैसला आएगा। उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। पूरे बजट के इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, इनकी बारीकी क्यों देखिए। तो ऐसा किसी छोटे स्तर पर भी, पंचायत या छोटी इकाई में भी इस तरह के बजट आपने देखा ना होगा। उस तरह का बजट पेश किया गया है, जनादेश के साथ धोखा है। वित्त मंत्री जी, मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने आपको बता ही दिया। हमारी लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही है और जिसका परिणाम भी दूरगामी होगा। विगत 20 वर्षों में इस राज्य के लिए जो भी नीति निर्धारण हुए, मुझे लगता है कि वो सभी तत्कालिक लाभ के लिए रहा। इसलिए हम लोगों ने इस बार आउटकम बजट का भी प्रोविजन रखा। बजट ही सिर्फ बनाना नहीं है, बजट का परिणाम भी हम देखना चाहते हैं। आकार बड़ा है, मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट नहीं होना है। मगर इसमें खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं वो ग्रामीण विकास गांव के लिए ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता रहेगी। तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है, तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए। ये बजट मुझे लगता है कि कृषि पर, ग्रामीण विकास पर ज़्यादा केंद्रित है और जो प्राथमिकताएं गिनाई गई हैं वास्तव में वो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। बजट का विश्लेषण जिस तरह से होना चाहिए कि पिछले वर्षों का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। माननीय वित्त मंत्री की किताब को पढ़वे नहीं किया, लोग हल्ला करते अलग बजट पेश कर रहे थे। ये तो संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग 20 बरस से सदन में हैं कि कोई सत्ता पर पढ़ रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो विपक्ष भी पढ़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि गरीब के लिए कौन कौन सी योजना है और सरकार को सुझाव देना चाहिए था। हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं इसमें कि जो घायल हैं उनको कंपनसेशन दिलाने की बात भी हम लोग कर रहे हैं। आज भी एक घटना हुई है, अभी संभवतः हम लोग श्योर नहीं है, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जहाँ की एक महिला जली है। लेकिन अभी हम लोग जाके पता करेंगे कि वो भी केरोसिन से रिलेटेड मामला है या कोई और मामला है। लेकिन राज्य की सरकार को और गंभीर होने की ज़रूरत है कि और कोई घटना वहाँ नहीं घटे। और बहुत अधिक योजना की अगर हम चर्चा ना करें, तब भी मैं 2-3 बातों को जोड़ के यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की, किसानों की कर्जा को हम माफ़ करेंगे।
हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे 1 वर्षों में कितनी किसानों की आराम से लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं, बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त हुआ। पिछले सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा था बेरोजगार नौजवानों के लिए 7,000 और 5,000 रुपया उनको भत्ता मिलेगा। तो विपक्ष का चलते रहता है ये सब चीज़ें, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो विगत 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष में बजट आपका 86,000 करोड़ का आपका बजट रखा गया था विगत वर्ष में। इस बार आपका 21-22 के वित्तीय वर्ष में राजस्व का कमी होने के बाद भी सरकार ने हिम्मत किया है और 5,000 करोड़ बढ़ाया, मैंने 96,000 करोड़ का आपका बजट का लक्ष्य रखा है। हाँ, अब तक का ये सबसे अच्छा बजट है और इस बजट में जो झारखंड के पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना अच्छा बजट पेश किया जिसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। हर क्षेत्र में, हर विभाग में अब देखिएगा पर्याप्त संख्या में योजनाओं का स्वीकृति भी दी गई है। कई नई योजना लाए गए हैं। युवा वर्ग का खास ख्याल रखा गया है, छात्र छात्राओं का ख्याल रखा गया है और नौकरियों का अंबार इस बार होगा। इस बजट में ये मैसेज दे दिया गया है। दूसरी बात मैं कहूँगा, आप कह रहे हैं खजाना खाली फिर भारी भरकम बजट की जरूरत क्यों? अब तो हमें लगता है कि कर्ज लेना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक से। अब यही एक उपाय है, लेकिन विकास तो करेंगे हम लोग और कर्जा लेने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे विकास करके, अपने पैरों में खड़ा होगा झारखंड। दूसरी बात मैं कहूँगा, जिस तरह से आज आचरण भाजपा के लोगों ने किया, आप देख लीजिएगा, संसदीय परंपरा के लिए बहुत घातक है। और बजट सत्र में विरोध प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी विधायक अलग रूप से सदन में पहुंचे, जहां नियोजन नीति सहित अन्य मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए पहुंचे। बीजेपी के विधायक भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए और इस दौरान बीजेपी विधायकों के विरोध का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। देखिए आप भाजपा को इस तरह से फाड़ के तोड़ पाइएगा? देखिए, मैं भाजपा को तोड़ फोड़ नहीं चाहता, इनकी नीयत को साफ करना चाहता हूँ कि नीयत में हरा रखिए, ग्रीन, आँख की रोशनी बढ़ेगी आपकी। ये क्या है? ये भाजपा कार्यालय नहीं है मेरे भाई, चुन के भेजा है। रणधीर सिंह जी काफ़ी अनुभवी हैं और सबसे तेज तर्रार हैं। इनको हम चाहते हैं, जब तक इनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा, इस तरह की हरकत भाजपा करती रहेगी। आप क्या चाह रहे हैं कि इनको क्या बनाया जाए? नहीं, देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष कभी बनना नहीं चाहता। नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय बाबूलाल मंडी जी हैं, हमारे राज्य के नेता हैं और हमारे लीडर हैं। वो डॉक्टर इरफान अंसारी जी हमारे मित्र हैं और ठीक है, हमारी सरकार इस बार नहीं है। हम लोग अगली बार सरकार में थे, मैं मंत्री रह चुका हूँ। डॉक्टर साहब को हम लोग इस सरकार में मंत्री रखना चाहते थे। रियल में डॉक्टर हैं, जनता के नेता हैं, जिस विभाग में जाते विभाग को सुधार देते ही है। निश्चित रूप से नहीं बनना, इनको तो क्षति नहीं हुआ, क्षति हम लोग को हुआ। हम लोग विपक्ष के विधायक अपने क्षेत्र में जिस विभाग में जाते विभाग हम लोग विकास करते, नो डाउट। आज जिन मुद्दों को लेकर सदन में हम लोग घेरने का काम कर रहे हैं भैया, आप देख रहे हो नियोजन नीति है। नियोजन नीति का बात है, आज लाखों नौजवानों का रोजगार का भविष्य का सवाल आता है। वो नियोजन नीति को एक जो नियोजन नीति बनी थी उसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लड़ाई न लड़के यहाँ पर नियोजन नीति को रद्द कर दिया था हेमंत सरकार ने। आज हम लोग तीन दिन से हम सदन को घेर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं। और आज सदन के अंदर भी आपको कहा गया टी शर्ट खोलने, आपके मित्र भी कह रहे हैं कि टी शर्ट आप खोल दीजिए, भगवा मत पहनिए। मैं तो कहता हूँ खोल दीजिए भैया, देखिए तो नहीं, मत खोलिए। जानबूझ के बहुत बड़ी साजिश है, मास्टरमाइंड तो है लोग, तभी ना देश चला रहा है भाई। इस तरह का साजिश करना, बताइए। हम लोग खोलना भी चाहते हैं, फाड़ना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं फाड़ पा रहे हैं क्योंकि अंदर कुछ पहना ही नहीं है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए एक्सेप्ट कर लीजिएगा इनको इस रूप में। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ सदन में अभी स्पीकर साहब मिले हैं, काफ़ी गंभीर हैं और हमें लगता है कि इन सारे विधायकों को मार्शल लगाकर बाहर किया जाएगा। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो आप लगाए हैं जी, तो इनको भी पहनाना चाहेंगे इस तरह का टी शर्ट? नहीं, ये देखिए, दबी जुबान से कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। नियोजन नीति रद्द कर दिए गए हैं, नौजवानों का भविष्य का सवाल है। इरफान भाई भी इस चीज़ को स्वीकार करें, सत्ता में है, सत्ता के विधायक हैं, मजबूरी है, इनकी मजबूरी है, ये बोल नहीं सकते हैं मीडिया में, लेकिन अंदर से ये भी बहुत दुखी हैं। हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये भी महसूस कर रहे हैं दिल से। धन्यवाद। पीछे क्या लिखा हुआ आपका?
नीचे मत दिखाइए। तो हमारे साथ भाजपा के और कांग्रेस के विधायक थे। सदन के अंदर जो भी हो रहा है, लेकिन बाहर में दोनों पार्टियों का जो है वो दोस्ताना संघर्ष जारी है। और आप देखेंगे किस तरह से दोनों एक दूसरे पे अपने अपने जो आदर्श हैं उनको अपनाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और दोनों का इसी तरह से जो प्रदर्शन है वो जारी है। और सदन के अंदर भी लगातार इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन जो है नियोजन नीति या फिर अन्य मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। झारखंड सरकार की तरफ से आज के दिन बजट पेश किया गया। 92,270 करोड़ रुपए का यह बजट राज्य का अब तक का सर्वाधिक बजट है। वहीं इस बजट को लेकर जेएमएम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। पार्टी के महासचिव सुप्रियो की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भट्टाचार्य ने बजट को ऐतिहासिक और राज्य के हित में बताया। आज वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 का आम बजट माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में श्रद्धेय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने पेश किया। मोटे स्तर पर इस 91,277 करोड़ के वार्षिक बजट को हम लोग रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, जो बुनियादी जरूरतें, उन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाला बजट कर सकते। इस बजट में कई ऐसे क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की गई और इस बजट को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन में व्यवहार किया, हम समझते हैं कि संसदीय इतिहास में इससे काला दिन बजट के दिन विपक्ष का और कोई कुछ नहीं। झारखंड विधानसभा में आज पेश किए गए बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी भत्ते और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों पर बयान छोड़े हैं। जो आज राज्य सरकार ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया है 21-22 का, उस पर यह कहना है कि जिस तरह से इनके घोषणा पत्र से इन लोगों ने यू टर्न लिया, चाहे वो 5 लाख नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, छठी जेपीएससी का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग में जो अनुबंध कर्मी हैं, अन्य विभागों में जो अनुबंध कर्मी हैं, उनके नौकरियों को स्थायी करने की बात हो, हर विषय पर जिस तरह से यू टर्न लिया गया, ये बजट का अभिभाषण भी उसी का परिलक्षण है। और हरमोज स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू भी शामिल हुए। इस बैठक में संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चाएं की गई। ओबीसी मोर्चा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष, आप सबों से निवेदन कि हमारे अग्रज नेता राज्य की महापौर आशा लकड़ा के नेतृत्व में रांची नगर निगम के वार्ड पार्षद रोशनी खालको को झूठे केस में फंसाने और जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने के संबंध में आज राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि हमारी पार्षद रोशनी खालको पर गलत आरोप लगाकर बिना कारण हवालात में बंद कर दिया गया, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। आवाज़ करता है, वहाँ कोई जनप्रतिनिधि रुकता है तो उनको भी उसका दोषी बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं गलत है। इन दृष्टिकोण से हम लोग ने आज राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। देखिए, पिछले दिन सबसे पहली बात है कि
विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश कुमार पांडे का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद राजभवन की तरफ से विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति कामिनी कुमार को कार्यकारी कुलपति नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कुलपति रमेश कुमार पांडे ने विभिन्न विभागों का जायजा लिया और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से उन्हें विदाई दी गई। रमेश कुमार पांडे कुलपति के तौर पर रांची विश्वविद्यालय में 6 सालों से कार्यरत थे और इन 6 सालों में विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी। प्राथमिकता हमारी अभी 2022 में फिर हमें नैक कराना है, तो नैक कराने के लिए जो जो ज़रूरतें पूरी करनी है उसके लिए हम लगेंगे। जैसे हमारा कुछ कॉलेजेस की ज़मीन का काम बाकी रह गया है, उसको करना है, ताकि जब तक ज़मीन नहीं होगी कॉलेज की तब तक नैक में उसको सफलता नहीं मिलेगी उतनी, तो एक वो काम ज़रूरी है। दूसरा है कि नैक के लिए हमें विश्वविद्यालय में पुनः रिसर्च और डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाना है, टीचर्स को इनिशिएट करना है हमको प्रोजेक्ट्स के लिए, और जहाँ टीचर्स की संख्या कम है वहाँ हमको टीचर्स का भी अपॉइंटमेंट कराना है। हजारीबाग की सदर प्रखंड कार्यालय में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने प्रखंड के सभी डीलरों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिन्हें आर्मी ट्रेडिंग कंपनी के तहत केरोसिन तेल सप्लाई किया गया था। केरोसिन तेल में डिफेक्ट होने के कारण जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अब सतर्क होती हुई नजर आ रही है। आमनारी और अन्य जगह जो घटना घटी है किरासन तेल से, जिसके कारण यहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई, अन्य लोग घायल हैं, उसी को लेकर के पुनः बैठक आहूत की गई है, जो आर्मी ट्रेडिंग के द्वारा जितने भी लोगों को आपूर्ति की गई है। पहले फेज में उन लोगों डीलर को बुलाया गया है और जितने भी लाभुक के घर में किरासन तेल है। पलामू में प्रमंडलीय स्तर के अधिकारियों ने कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लिया। आयुक्त जटाशंकर चौधरी और पलामू रेंज के डीआईजी राजकुमार लकड़ा को एमएमसीएच में वैक्सीन दी गई। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी वैक्सीन दी गई। दुमका के इंडोर स्टेडियम में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष जोयेश बेसरा और उपायुक्त राजेश्वरी बी समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। इस कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त राजेश्वरी बी ने किया। वहीं कार्यशाला में जल बचाव और सरकार की जल जीवन योजनाओं पर भी चर्चाएं की गई। जो अगर कोई प्राइवेट आदमी ग्रीन बिल्डिंग बना रहा है जिसमें सोलर पैनल्स लगा रहे हैं बिजली के लिए, या जिसके लिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैकेनिज्म लगा रहा है, तो सरकार की तरफ से भी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आज के समाज में निश्चित रूप से हम लोग ये समझ रहे हैं कि पानी को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है उनको पानी का समस्या नहीं है। अगर ये चीज़ हम लोग 50 साल पहले सोचते तो शायद आज इतना किल्लत नहीं होता पानी। और अब अगर नहीं सोचेंगे, अब हमारे बचत नहीं करेंगे या सही तरीके से वाटर का मैनेजमेंट को नहीं सिखाएंगे आने वाले पीढ़ियों को। हजारीबाग में जल छाजन से जुड़ी परियोजनाओं ग्रामीणों के लिए लाभदायक साबित हो रही हैं। एक तरफ जहां इससे भूमिगत जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि के साथ किसान मत्स्य पालन भी कर रहे हैं। जिले के इचाक प्रखंड में स्वयंसेवी संस्था के जरिए जल छाजन को लेकर वृहद कार्यक्रम चलाया गया है। इस परियोजना के तहत जल छाजन के लिए न केवल 53 तालाबों का निर्माण कराया गया, बल्कि हजारों एकड़ क्षेत्र में टीसीबी भी बनाया गया है। जनजागरण केंद्र लगातार 40 वर्षों से जल जमीन जंगल जो मोटो थी उस पर काम कर रही है, और उसको एक धरातल पर उतारने के लिए हमारे हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड में 53 तालाब का नया तालाब का निर्माण की है। साथ ही साथ 1000 हेक्टेयर भूमि पर वर्षा जल संरक्षण के लिए टीसीबी बैट का निर्माण की है। और समावेशी शिक्षा को लेकर जिले में 5 दिनों की ट्रेनिंग स्कूल में दी जा रही है, जिसमें कार्यक्रम में 2 दिन प्राइमरी लेवल शिक्षक को बुलाया गया। वहीं बाद के दिनों में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा। इसके साथ ही आखिरी 5 दिन में दिव्यांग बच्चों के अभिभावक को बुलाया जाएगा। यह उन्मुखी कार्यक्रम सभी लोगों के लिए किया जा रहा है।
बता दीजिए। समावेशी शिक्षा है कि जहाँ पे सभी तरह के बच्चे एक छत के नीचे पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो स्पेशल बच्चे हो, हमारे दिव्यांग बच्चे हो, या नॉर्मल बच्चे हो, या ड्रॉप आउट बच्चे हो, या बच्चियाँ हो जो विद्यालय से छूट गई हैं या कहीं बाहर रह रही हैं, या उस तरह के सभी बच्चे जिनको किसी भी तरह की समस्या, वो एक छत के नीचे एक करिकुलम के साथ में वो पढ़ाई करें। सिर्फ उसमें हम करिकुलम में मॉडिफाई करते हैं उनके नीड के हिसाब से कि कैसे हम उनको पढ़ा सकते हैं। मुख्य करण कार्यक्रम जो हो रहा है, इस पर हम लोग 5 बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। 5 बिंदु में पहला बिंदु है कि जितने भी बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उन लोगों की शिक्षा और उनके प्रति हमारा दायित्व क्या, हम शिक्षकों का या उसके अभिभावक का या प्रशासन का क्या उत्तरदायित्व है, इस पर चर्चा की जा रही है। दूसरी है कि बच्चों के। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।